तो बाजार की बड़ी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में बताने के लिए आज फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं मार्केट गपशप। और आज मेरे साथ ही मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। आज फोकस है फार्मा सेक्टर पर। लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस करीब 2 साल के बाद हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर जोश में लौट रहा है। तमाम शेयर चल रहे हैं, आपको दिख भी रहा है। लेकिन फार्मा सेक्टर की सेहत में ये सुधार क्यों आ रहा है? क्या ये जो तेजी है फार्मा स्टॉक्स की, क्या ये टिकाऊ है? क्या फार्मा में जो शेयर हैं वो कमाई की दवाई बनने वाले हैं? और क्या ये सुधार आगे भी जारी रहेगा? इसी पर आज बातचीत करेंगे और फार्मा सेक्टर की तमाम बारीकियों को भी समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम डिकोड करेंगे, आपको समझाएंगे कि फार्मा सेक्टर कितना बड़ा है। पूरे ग्लोबल अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भारत का योगदान कितना बड़ा है और कौन सी कंपनियां लीडर हैं, और आपके पोर्टफोलियो में जो लीडरशिप है वो कौन से शेयर लाएंगे ये भी जानेंगे। और आज आपको सलाह देने के लिए, फार्मा सेक्टर पर गाइड करने के लिए हमारे 2 एक्सपर्ट कुंज बंसल और आस्था जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फार्मा में कमाई की दवाई आज हम बताएंगे मार्केट गपशप के जरिए। सृष्टि, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर देखिए, ऐसा है कि भारत जो है दवाइयाँ खाता भी खूब है और खिलाता भी खूब है। एक्सपोर्ट के मामले में हम दिग्गज हैं। आप जरा ये बताइए कि कितना शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, और खास तौर से अगर हम जेनरिक सेगमेंट की बात करें तो अभिषेक, अगर पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखें तो हम सबसे तीसरी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत की मानी जाती है। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में हम जेनरिक दवा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और सिर्फ ना ही अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स में हमारी जेनरिक दवा जाती है। वर्ल्ड में हम सबसे बड़े लीडर हैं जेनरिक मार्केट के। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सही कह रहे थे कि हाल फिलहाल कोविड के बाद देखिए जो रफ्तार उसने पकड़ी, थोड़ी सी सुस्ती हमने आते हुए देखी। कई सारे फैक्टर्स थे, पर आइए धीरे धीरे करके समझेंगे कि किस तरीके से आगे की इंडस्ट्री जो है वो बढ़ेगी। पर आप देख सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री का साइज किस तरीके से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सृष्टि, अभी $45 बिलियन के आसपास का है। 2030 तक आप देखिए यहाँ से डबल से भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना की साइज हो जाएगी फार्मा इंडस्ट्री की। और सृष्टि बता रही कि जो जेनरिक का जो मार्केट है उसमें हम वर्ल्ड लीडर हैं। जेनरिक यानी कि वो दवाइयाँ जो सारी कंपनियां बना सकती हैं, जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, किसी के पास अब एक्सक्लूसिव राइट्स उसके नहीं हैं, और इसे हम जेनरिक कहते हैं। और उसमें भारत का जो रसूख है वो किसी से छिपा नहीं है। सबसे बड़ा बाजार जो है भारत उसके लिए बन चुका है। लेकिन सृष्टि, आपसे ये जानना चाहेंगे, 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है, करीब 2 साल की। 2021 के मिड से अगर हम शुरुआत करें, 2022 पूरा खराब हुआ, 2021 का पूरा आधा हिस्सा हमने देखा कि वहां पर हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी। अब जाकर अप्रैल से हमने शुरुआत तेजी की होते हुए देखी है। तो 2022 में 21 में क्या चुनौतियां थी और अब क्या चीजें बेहतर हो रही हैं जिसके चलते हम ये तेजी देख रहे हैं? तो अभिषेक, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। आइए उस पर एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि हम इंडस्ट्री साइज की बात कर रहे थे, तो यूएस अगर हम बात करें, वहाँ पे 40% अगर जेनरिक दवा का उपयोग होता है वो भारत से ही होकर जाता है। तो यूएस में अभिषेक पिछले 2 साल कोविड के बाद कई सारी दिक्कतें थीं। जैसा कि अगर हम बात करें इनकी प्राइसिंग को लेकर, तो यूएस में जितनी भी दवाएं थी उनकी प्राइसिंग धीरे धीरे करके कम आ रही थी, जिसके चलते अगर हम देखें तो फार्मा इंडस्ट्री एज अ होल इंडियन मार्केट में फेवर नहीं कर रही थी। और आप अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो निफ्टी फार्मा अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में उसमें सुधार ज़रूर आते हुए दिखा है। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब जो कंपनीज हैं वो प्राइस हाइक ले पा रही हैं, जो कि एक बड़ा फैक्टर है ये पूरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अगर हम महीने भर की बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप जहां पिछले 7-8 साल में 2020 को आप छोड़ दीजिए तो निफ्टी को फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन एक महीने की तस्वीर ये है कि निफ्टी 4% चला है और निफ्टी फार्मा में हमने 8% के आसपास की तेजी देख ली है। तो ये फार्मा में निश्चित तौर पर एक बढ़िया संकेत निकल के आ रहा है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं 2015 से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस, तो केवल 2015 में ही हुआ था अगर हम देखें कि निफ्टी फार्मा ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था। उसके बाद सभी सालों में हमने निफ्टी फार्मा की एक अंडर परफॉर्मेंस देखी है। पर इसके बावजूद अगर हम देखें 2023 साल की शुरुआत से लेकर अगर अब तक देखें तो जहां निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं, निफ्टी फार्मा ने आउट परफॉर्म अभी भी किया है साल की शुरुआत से लेकर अब तक। लेकिन सृष्टि, आपको लगता नहीं कि एक टेंशन भी है? क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ, फ्लाइट्स बंद हो गई, लोगों का आना जाना बंद हो गया, यूएस एफडीए के जो ऑडिट्स थे
वो रुक गए थे 2 साल तक, और अब ये उम्मीद की जा रही है, इसको आशंका भी आप कह सकते हैं कि आशंका है कि शायद अब यूएसएफडी के ऑफिशियल्स आएंगे, यहाँ पर इंस्पेक्शन बढ़ेगा और थोड़ी सी दिक्कतें शायद बढ़ सकती है यहाँ से, ये एक चिंता है। अभिषेक, बढ़ भी सकती हैं और ये पॉजिटिव फैक्टर भी है कि यहाँ से अगर इंस्पेक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा अप्रूवल्स मिले तो वो एक अच्छी बात है, बट वो एक थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक इशू हो जाता है। बट जनरली अगर यहाँ पे अगर हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो बढ़ती हैं और कुछ अप्रूवल्स मिलते हैं या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो देखना होगा, तो इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं, 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हैं सृष्टि, और 100 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, 100 से ज़्यादा। अगर आप अपने टर्मिनल पर, अगर अपनी स्क्रीन पर फार्मा स्टॉक्स की लिस्ट अगर खोजेंगे तो आपको कर्सर काफ़ी ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा। ये है ताकत, और अब पूछना नहीं है। देखिए, अब तो मैनकाइंड फार्मा की भी लिस्टिंग की बात चल रही है, प्राइस बैंड आ गया है, उसका साइज़ आ गया है, मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं सबसे बड़ी वो कंपनी हो जाएगी। लेकिन ये जो साइज़ है ये अमेजिंग है। अब सृष्टि, क्या माने कि यूएस में जो थोड़ा प्राइसिंग का जो प्रेशर था, उसके पीछे बड़ी वजह ये भी थी कि वहाँ हमने बहुत सारी जेनरिक्स कंपनीज को थोड़ा सा बढ़ते हुए देखा, उसके चलते प्रेशर आया। वो प्रेशर थोड़ा सा ईज ऑफ हो रहा अभी? जी बिल्कुल अभिषेक, वो प्रेशर ईज ऑफ भी हो रहा है, और साथ ही साथ एक और डेटा भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। यूएस में ड्रग की शॉर्टेजेस रिपोर्ट की जाती हैं महीने दर महीने। जो लेटेस्ट डेटा आया है वहाँ पे 301 ड्रग्स की शॉर्टेजेस हुई है। 301 एक बड़ा नंबर नहीं लगेगा, पर अगर कंपैरिजन में देखें साल 2014 के बाद इतना बड़ा नंबर अब सामने आते हुए दिखा है, तो बहुत आसान सी बात है ये कि जितनी ज़्यादा ड्रग शॉर्टेजेस होंगी उतनी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो सप्लाई उतनी जल्दी से नहीं बढ़ा सकती हैं, और इसके चलते जो प्राइसिंग को लेकर जो उनको राहत है कि अगर शॉर्टेजेस है तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि यूएस सेल्स को फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन की ये बढ़िया रिपोर्ट आई है फार्मा को लेकर, काफ़ी बुलिश, और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद हमने फार्मा में लगातार बढ़िया तेज़ी बनते हुए देखी है, और ख़ास तौर से जो कि एपीआई में एक बड़ा प्लेयर है डिवीज़ लैब, मार्केट कैप के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है, वहाँ पर हम शेयर में लगातार तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने ज़रा रख दें ताकि आपको फार्मा सेक्टर की जो तस्वीर है वो और साफ़ हो जाए। जेनरिक दवाओं के मामले में जैसा कि सृष्टि बता रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो कुल सप्लाई में 20% अकेले की हिस्सेदारी भारत की है। और इसके अलावा ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो उसमें तकरीबन 60% के आसपास का जो हिस्सा है वो भारत का है, और सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कि कोविड की वैक्सीन बनाई थी वो सबसे बड़ा सप्लायर है, और भारत इस मामले में अग्रणी है, सबसे आगे है, कोई उसकी तुलना में खड़ा नहीं है। और मेडिकल गुड्स की बात कर लें, मेडिकल गुड्स की, तो उसमें 12वें नंबर पर भारत है, और 200 से ज़्यादा देशों को सृष्टि भारतीय कंपनियां दवा एक्सपोर्ट करती हैं। अमेजिंग अपने आप में ये आंकड़ा है। जी बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं, और डेफिनेटली जो आगे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। एक तो हम यहाँ पे जेनरिक दवाओं की जो रिसर्च होती है उसको अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, जैसे यूएस में दवाएँ भी महंगी है और लेबर कॉस्ट भी महंगा है, तो इंडिया में हम जेनरिक दवाओं को सस्ते दामों पे बना लेते हैं, जिसके चलते एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ज़रूर आती है। बट कंजम्पशन स्टोरी आप देख लीजिए, ना ही सिर्फ यूएस या एक्सपोर्ट स्टोरी पैन आउट करती है, पर इंडियन मार्केट खुद में ही इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर हम सेल्स देखें तो वो खुद को ही काफ़ी सपोर्ट करती है, और कई सारी कंपनीज जो हैं केवल भारत में ही कामकाज करके, जैसा कि आप मैनकाइंड का जिक्र कर रहे थे, वो 97% रेवेन्यू सिर्फ भारत से कमाते हैं, और आप सही कह रहे हैं 8वीं सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी और मार्केट कैप के लिहाज से। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सृष्टि कि जो कंपनी डोमेस्टिक फोकस्ड है उस पर शायद यूएसएफडी का जो एक टेंशन, जो हैंगओवर रहता है वो शायद कम होगा, और मैनकाइंड एक अपनी जगह ज़रूर बनाएगी। अब मैनकाइंड क्यों ख़ास है इसकी भी देखिए सारी जो बारीकियां हैं ये हमारी स्क्रीन पर हैं। सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी रही है FY22 में, और अगर हम मार्केट कैप के लिहाज से अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो सन फार्मा जो है 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को अगर आप जोड़ दीजिए तो उससे बराबर या फिर उससे ज़्यादा का मार्केट कैप सन फार्मा का अकेली है।
लेकिन जरा फार्मा सेक्टर को और विस्तार समझते हैं, एक्सपर्ट की जरा ओपिनियन लेते हैं, उनके नज़र से देखते हैं कि फार्मा सेक्टर में अभी जो दम दिख रहा है, क्या ये दम आगे और दिखेगा, सेहत और मजबूत होगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कुंज बंसल और आस्था जैन भी जुड़ गए हैं। कुंज और आस्था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। कुंज, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जेपी मॉर्गन की बहुत ही सॉलिड रिपोर्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक उत्साह का माहौल है फार्मा में। आपको लगता है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है, 2 साल जो सुस्ती का दौर देखा है, अब यहां से कम 2 साल हम कम से कम तेजी का दौर देखने वाले हैं, क्या ये कन्विक्शन आपको आ रहा है? जी हाँ, तो उम्मीद तो बनती है, क्योंकि अभी जो पिछले 15-20 दिन या 1-1.5 महीने में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर में आई है, उसको मैं 1 मिनट के लिए साइड में रखूं तो पिछले मेरे ख्याल से कम 6-7 साल से फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म मार्केट को कर रहा है। अगर आप निफ्टी फार्मा की परफॉर्मेंस निफ्टी के अगेंस्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2015-16 या ऐसा कुछ से कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बट विद इन दैट कई कंपनीज जो हैं आपको अच्छा रिटर्न दे रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कई बार एक सेक्टर चलता है तो उसकी सारी कंपनीज मोरलेस सेक्टर के साथ अच्छा चलती हैं, और सेक्टर गिरता है तो करीब करीब सारी कंपनी सेक्टर के साथ अंडर परफॉर्म करती हैं या गिरती हैं। फार्मा के केस में ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिस्पर्स्ड परफॉर्मेंस हो गया है। कुछ कंपनीज हैं जो काफी सारे प्रेशर होने के बाद भी अच्छा कर रही हैं, और कुछ कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं। तीसरी बात यह है कि काफी सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होते हुए, साइज बड़ा होते हुए, डोमेस्टिक मार्केट भी होते हुए और एक्सपोर्ट मार्केट भी होते हुए, उसको डायरेक्टली शेयर प्राइस परफॉर्मेंस से लिंक कर पाना मुश्किल होता है। और वो फार्मा सेक्टर एक क्लासिक केस है। इंडस्ट्री का साइज बड़ा है, इंडस्ट्री इंडियन फार्मा कंपनीज कम से कम 150-200 कंपनीज को एक्सपोर्ट करती हैं। डोमेस्टिक मार्केट भी घूम फिर के नई 10% प्लस माइनस की रेंज में ग्रो करता रहता है, बट समहाउ वो उसकी शेयर प्राइसेस की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं आगे आने वाला समय क्या बताता है, बट इट इज हाई टाइम कि फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करना शुरू करे। स्पेशली ये लो बीटा सेक्टर है, तो एक वोलेटाइल मार्केट में तो सर्टेनली आउट परफॉर्मेंस करने की उम्मीद रखी जानी चाहिए। कुंज, आपसे ये जानेंगे कि क्या फार्मा जो सेक्टर है, क्या सभी कंपनियों को हम एक ही निगाह से देखें? क्योंकि एक तो जेनरिक वाली सप्लायर हैं, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जिनका यूएस में बड़ा कारोबार है। दूसरी तरफ वो हैं जो कि एपीआई वाली कंपनियां हैं, जो कि फार्मा कंपनी के लिए इंग्रेडिएंट सप्लाई करती हैं। डिवीज लैब है, आईओएल केमिकल है। तो क्या हमें इसको बांट के देखना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन से शेयर पहले ज़्यादा चलेंगे, या फिर एक ही तरह की रफ्तार दोनों में दिखेगी? ज़रा इस पर गाइड कीजिए। जी हाँ, तो फार्मा सेक्टर को अगर हम देखेंगे तो इनफैक्ट इसके पहले कि मैं एपीआई या फार्मा जेनेरिक कंपनीज या उस पे आऊं, अगर हम बिगर फार्मा सेक्टर को देखें तो उसमें और 2-3 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। उसमें हॉस्पिटल कंपनीज अलग हो जाती हैं, अगर हम ब्रॉडर फार्मा में इंक्लूड करना चाहें तो। फिर उसमें डायग्नोस्टिक कंपनीज अलग हो जाती हैं। विद इन दैट अब अगर हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे आते हैं तो उसमें अगेन एक क्लासिफिकेशन हो जाता है कि इंडियन कंपनीज एक अलग हो जाती हैं, और एमएनसी की जो सब्सिडरीज हैं, फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, वो एक अलग हो जाती हैं, और उन सबके बिजनेस मॉडल अलग अलग रहते हैं। इंडियन कंपनीज के में से बहुत कम का फोकस थोड़ा सा रिसर्च पे भी रहता है, बहुत लंबा टाइम जाता है, और बहुत कम सक्सेस ओवर द ईयर्स देखने को मिली है। फॉरेन कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत क्लियर है कि उनके पेरेंट्स फॉरेन में रिसर्च करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल सक्सेसफुल होता है तो पेटेंट्स के अंदर इंडिया में लाके लॉन्च कर देते हैं। अब ये सभी एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की प्राइस कंट्रोल में भी रहती हैं। तो अब विद इन इंडियन कंपनीज, यस ऑफ कोर्स, आप अलग अलग उससे देखेंगे कि कौन सी जेनेरिक कंपनीज हैं, कौन सी स्पेशलिटी कंपनीज हैं फॉर्मुलेशन में, और जेनेरिक में भी कौन सी क्रैम्स कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में। तो उनको सबको अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। उनके फाइनेंशियल्स भी उस हिसाब से थोड़े से अलग हो जाते हैं। उनका जो एफर्ट बिजनेस में जाता है, अब जैसे क्रैम्स कंपनी को क्लाइंट ढूंढने में और रिलेशनशिप बनाने में बहुत एफर्ट जाता है, बहुत टाइम जाता है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्लांट और प्रोडक्ट को अप्रूवल करवाने में। पर एक बार वो हो गया तो आराम से 3 साल, 5 साल, 10 साल तक भी उनका बिजनेस मोर और लेस उस पर्टिकुलर क्लाइंट से अश्योर्ड हो जाता है। तो अलग अलग बारीकियां सब सेक्टर में है, आपकी बात सही है। ठीक है कुंज, अगर हम बात करें डोमेस्टिक फार्मा ग्रोथ की, तो डेफिनेटली उसने सपोर्ट किया है, और साथ ही साथ एनएलईएम की जो प्राइस हाइक्स है वो अब तक की सबसे बड़ी प्राइस हाइक बताई जा रही है इस बार 12% की। तो एक ये तो फैक्टर आपने इसका जिक्र किया, और कौन सी कंपनीज फोकस में है, पर आप जिक्र क्रैम्स का भी कर रहे थे।
कई सारी कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में, जैसे कि डिवीज लैब, रॉरस लैब, IOL केमिकल्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया। कोविड के बाद इन्होंने ज़बरदस्त रनअप दिखाया, पर उसके बाद भारी गिरावट का भी शिकार हुए। इसको लेकर आपका क्या आउटलुक है सेगमेंट को लेकर? क्या यहाँ से, जैसे कि आप फार्मा सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर और कंपनी स्पेसिफिक क्या आपका पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है, और क्या यहाँ से एक रिकवरी की उम्मीद करें? क्या कुछ फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और इस स्पेस में से आपको कौन सी कंपनीज पसंद हैं, ये भी बताइए। जी, तो अगर हम क्रैम्स स्पेसिफिक की बात करें तो बॉटम लाइन से शुरू करता हूं कि हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव आउटलुक मेरा है और इन्वेस्टर्स को भी बनाना चाहिए। अब उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, और प्राइस करेक्ट होते हैं तो वैल्यूएशन भी करेक्ट होता है। कई बार वैल्यूएशन करेक्ट नहीं भी हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल्स वीक हुए हैं या एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल्स वीक ही रहेंगे। तो कुछ कंपनीज के फाइनेंशियल जरूर वीक हुए थे कोविड के चलते हुए, कई सारे कारण हो गए। कई सारी कंपनीज को कोविड में अच्छा बिजनेस मिल गया, तो एक्चुअली उनके आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट वीक हो गए, क्योंकि बेस इफेक्ट उनका जो है वो पिछले साल का सेम क्वार्टर का बेस बहुत हाई हो गया, तो वो ग्रोथ नहीं दिखा पाए या नेगेटिव ग्रोथ दिखानी पड़ी। तो अब ये सब चीजें जो है एक नेट अभी के बाजार के प्राइसेस में इन कंपनीज के और वैल्यूएशन में समाहित हो गई हैं। और मुझे लगता है कि अब जो एक बेस इफेक्ट का प्रॉब्लम था, एक जो लंपी क्वार्टर्स के रिजल्ट की वजह से परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, वो सब साइड में हो जाएगा गोइंग। हालांकि हम फिर से एक नई कोरोना वेव के थ्रू जा रहे हैं, तो होपफुली ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो, ऐसी उम्मीद और ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। तो उसको अगर मैं अलग रखता हूं, तो अब एक नॉर्मल ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ हम फिर से बढ़ेंगे। और अभी जो करेक्टेड प्राइसेस और करेक्टेड वैल्यूएशन इन क्रैम्स कंपनी के मिल रहे हैं, वो मीडियम टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम टर्म में बढ़िया रिटर्न आएंगे, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हम देखेंगे, और बाजार के ये दस्तूर भी है। लेकिन आस्था, आपसे जानना चाहेंगे अब सीधे ना, आप शेयर बताइए। हम शेयरों में तेजी देख रहे हैं। अगर हम BSE की लिस्ट उठा के देखते हैं तो 100 से ज़्यादा लिस्टेड शेयर हैं। NSE पर 100 से 1-2 ही कम होंगे, लेकिन 100 की संख्या ऑलमोस्ट वहाँ भी है। ऐसे में कंफ्यूजन होता है, जब सारे शेयर चल रहे हो तो फिर पिक एंड चूज करने में दिक्कत आती है। आप ज़रा इस काम को आसान कीजिए। अब मार्केट कैप के लिहाज से तो हमने लिस्ट दिखा दी है कि ये 5 बड़ी कंपनियां हैं, और ऊपर से अगर हम शुरुआत करें सन फार्मा, डिवीज समेत तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लोग जानते हैं। आपकी नज़र कहाँ पे? आपको क्या लगता है कि अगर किसी को अभी पोर्टफोलियो बनाने के लिए शेयर खरीदना है अगले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो कौन से शेयर आपको ठीक लग रहे हैं जहां पर ग्रोथ भी होगी और अभी वैल्यूएशन के लिहाज से भी वहां पर मौके बेहतर बन सकते हैं? रहे हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कि जो रोलिंग सेल्स के डेटा हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और इसमें 3 थेरेपीज जो है काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसमें एक आपका कार्डियक है, दूसरा आपका पेन है, और तीसरा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है। तो वहां से बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है। एक चीज और जो अभी हमें देखने को मिल रही है कि प्राइस लेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है, जो तकरीबन, मैं अगर सिर्फ मार्च मंथ की बात करूं तो 5% की ग्रोथ तो प्राइस लेड ग्रोथ ही हमने देखने को मिली है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर मैं डोमेस्टिक इंडियन मार्केट्स की बात करती हूँ, तो वहां पे भी 2-3 थेरेपीज काफी बढ़िया वर्क कर रही है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी रहता है, पेन रहता है, एंटी इन्फेक्टिव रहता है। मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर अब एक स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो भी अब काफी बढ़िया इनके रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका कम हो गया है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका ईज हुआ है। मुझे अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर बिल्कुल अच्छा लगता है। अब आपने जहाँ पे कंपनीज की बात की, तो सिप्ला मुझे अभी भी काफी पसंद आता है, तो पसंदीदा स्टॉक में सिप्ला रहेगा। ऑल्दो जेनरिक कंपनी ये है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ये दिखाएगा, क्योंकि अब जो नतीजे आएंगे हम उसमें देखेंगे सिप्ला में एक बढ़िया हमें टॉप लाइन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो अगर कोई एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक की मुझे पोर्टफोलियो में रखने के लिए बोला जाए, तो मैं सिप्ला की तरफ जाना चाहूंगी। ठीक है, एक तो आस्था ने बता दिया, एक रखना हो तो सिप्ला रखेंगी। हम दूसरा भी सृष्टि पूछेंगे कि दूसरा कौन सा रखना है। लेकिन हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली। जो चैलेंजेस थे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वो कम हो रही है। चाइना से चूँकि APIs की सप्लाई कम हो गई थी, अब चाइना अनलॉक हो रहा है, वहाँ से API की जो सप्लाई वो दुरुस्त हो जाएगी। तीसरी टेंशन ये थी कि US में जो जेनरिक वाला प्रॉब्लम था, वहाँ से प्राइसिंग का प्रेशर वो दूर हो रहा है सृष्टि। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ही है या कुछ चैलेंजेस हैं?
या फिर एक बड़ा चैलेंज अभी मैनकाइंड है? हो सकता है कि बड़ा चैलेंज कंपनी स्पेसिफिक के लिहाज से मैनकाइंड हो, क्योंकि वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं बता रहे हैं। हम अभी आस्था से भी समझेंगे कि वो किस तरीके से देख रही हैं इस आईपीओ को। पर अगर चैलेंजेस की बात करें अभिषेक, तो यूएस एफडीए जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, अभी भी कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे इंस्पेक्शन होना बाकी है। और एक और डेटा सामने आया था जहाँ पे जितनी कंपनीज ANDA यानी कि अर्जी देती हैं कि ये हमने रिसर्च की है, इस प्रोडक्ट को आप अप्रूव कर दीजिए, उसमें ANDA मतलब नई दवा के लिए अर्जी, बिल्कुल राइट? उसमें कमी आई है। अगर देखें तो कई पिछले 3 सालों का आप डेटा उठा के देखेंगे तो उसमें एक गिरावट आई है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि इंस्पेक्शंस भी कम हो गई थी, तो कंपनीज की तरफ से इतनी अर्जी भी नहीं गई, जिसके चलते ये कुछ चैलेंजेस हैं। और साथ ही अगर इंस्पेक्शन होती है या फिर कुछ वार्निंग लेटर्स मिलते हैं तो वहाँ को लेकर भी उस पर्टिकुलर प्लांट से दवाएं सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अभी भी यूएस में प्राइसिंग पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए अगर राहत मिल जाए, पर क्या वो लंबे समय के लिए मिलेगी या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। ये देखना होगा। लेकिन देखिए, सृष्टि ने आपके सामने ANDA कहा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं फार्मा में जो आप सुनते हैं और कई बार क्या होता है कि हम समय की कमी के चलते हम आपको समझा नहीं पाते हैं। एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि जेनेरिक दवा अपनी बेचने के लिए जो US FDA में जो अर्जी देनी पड़ती है उसको ANDA फाइल करना बोलते हैं। और क्रैम्प्स के जिक्र हो रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्रैम्प्स उसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आखिर फार्मा की जो शब्दावली है उसको आसान भाषा में आप समझ लें, इस इंडस्ट्री की आप समझ ले लें, उसके बाद आपको ना राय बनाने में आसानी भी हो जाएगी। आस्था, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें चुनौतियों की, आपके हिसाब से चैलेंज क्या कोई दिख रही है वाकई में, या फिर आपको लगता है कि अगर इन कंपनीज की हम बात करें जो लीडर्स हैं, सबसे बड़ी चैलेंज अभी मैनकाइंड से आने वाला है? देखिए, चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग अभी भी एक चैलेंज है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। और जहां तक मैनकाइंड की बात करें तो कंपनी काफी बेहतरीन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म बेट ज्यादा रहेगा मैनकाइंड फार्मा, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरह से ये एक्यूट थेरेपीज में है, जिस तरह से मैंने बताया कि अभी वहीं पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जैसे एंटी इन्फेक्टिव्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, या फिर जो विटामिन और न्यूट्रिएंट लेड मेडिसिन होती है, वो भी मैनकाइंड फार्मा बनाती है। बढ़िया इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया स्पेसिफिक ऑपरेशंस ज्यादा है। लेकिन चैलेंजेस हैं कि जो इनकी कॉस्टिंग है वो ये किस तरह से आगे जाते हुए हैंडल करेंगे, वो मुझे एक चैलेंज लगता है, जो मैनकाइंड के लिए नहीं, मुझे पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए लगता है। तो वहां पे एक नजर बनानी होगी और दूसरी तरफ वैल्यूएशंस भी हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं पर्टिकुलर मैनकाइंड फार्मा की बात करूँ तो मुझे एक ये लॉन्ग टर्म प्ले लगता है। तो किसी को अगर लॉन्ग टर्म की स्टोरी के तौर पे अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक स्टॉक रखना है तो उसके लिए मैनकाइंड फार्मा मुझे एक स्टॉक लगता है। बट लिस्टिंग के हिसाब से बहुत बड़े गेन्स या उस तरह की लिस्टिंग, मैं यहाँ पे बहुत वॉपिंग लिस्टिंग इसकी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये एक मुझे लॉन्ग टर्म प्ले ज्यादा लगता है। तो आस्था, ये बताइए कि इसमें पैसे लगाने या नहीं लगाने हैं? देखिए, अगेन बात वही है, सब्सक्राइब की तो रेटिंग रहेगी, लेकिन होराइजन क्या है? अगर होराइजन सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर होराइजन लॉन्ग टर्म का है कि रख सकते हैं लंबे समय के लिए, तो इसमें बिल्कुल लगाना चाहिए। तो सब्सक्राइब की तो बिल्कुल रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। आस्था, क्विकली एक काम करिए, अब चूंकि हमने आधे घंटे चर्चा की है तो एक शेयर ले जाने में थोड़े से अजीब सा लग रहा है। एक शेयर आप और बता दीजिए, क्विकली एक लाइन बता दीजिए। सन फार्मा भी मुझे पसंद आता है, तो सिप्ला जैसा मैंने प्रेफर्ड चॉइस बोली, उसके बाद जो दूसरा काउंटर रहेगा वो सन फार्मा है। ठीक है, तो दिग्गजों के साथ ही दिग्गजों के साथ हैं, ज्यादा बदलाव नहीं है। लिस्ट भले ही 100 शेयरों की है सृष्टि, लेकिन दिग्गज चुनिए, बड़ी कंपनियां चुनिए, वहां पर रिस्क भी कम होता है। और हमने देखा भी है सन फार्मा लगातार इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, इंडस्ट्री के उलट थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश की है। 1000 रुपये के आसपास के इसके भाव भी चल रहे हैं। तो फार्मा स्टॉक्स पर बहुत बढ़िया डिस्कशन। सृष्टि, आपका बहुत शुक्रिया इस सेक्टर को बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ग्रोथ के ट्रिगर बन सकते हैं, ये बताने के लिए। और कुंज और आस्था, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, गपशप करने के लिए हमसे, और फार्मा सेक्टर में किस तरह से तस्वीर बदल रही है, कौन सा शेयर कमाई की दवाई बन रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।